अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, एक नई सोच और नए वलवले और जोश और जज्बे के साथ हम आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। एग्जैक्टली और आज सुबह की सोच में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं। एक तारीखी फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से मुजरिम जाहिर जावर की जो अपील थी उसको मुस्तरद किया गया और सजाए मौत को भी बरकरार रखा गया, जबकि जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का ये फैसला सुनाया है और अदालत ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत का हुक्म भी बरकरार रखा है, जबकि मुजरिम के माली और जो चौकीदार था उनकी सजाओं में कमी करके रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। और अदालत का ये भी कहना था, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से कि शरीक मुल्जिमान को अदालत का तहरीरी फैसला आने के बाद रिहा भी कर दिया जाएगा। और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके हैं वो काफ़ी है और अदालत ने मुजरिम को कुछ दफात में सजा पर रियायत भी दे दी है। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफर की सजा जो मौत थी वो उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है और अगवा के जुर्म में 10 साल से सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई है। बिल्कुल ऐसी अगर हम केस के पस मंजर की बात करें तो 27 साला नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को वफाकी दारुल हुकूमत के पोश इलाके में एक घर में कत्ल किया गया था। अदालत ने 14 अक्टूबर को जाहिर जाफर समेत मुकदमे में नामजद दीगर 11 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की थी। 24 फरवरी 2022 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक पाकिस्तानी सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल से मुतालिक केस में जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई थी। केस की समाअत 4 माह और 8 रोज तक जारी रही, जिसके दौरान अदालत ने 19 मुल्जिमान के बयान कलमबंद किए और इस दौरान जाहिर जाफर ने खुद को ज़हनी मरीज साबित करने की भी कोशिश की। जी हाँ, और ये कितना बड़ा फैसला है, कितना तारीखी फैसला है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली मुकद्दम साहब, साबिक सफ़ीर भी हैं और दम के वालिद भी हैं। सर बहुत शुक्रिया और वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर को जो सजा है उसको बरकरार रखा है, कैसे देख रहे हैं आपको इस फैसले को, कितना बड़ा ये फैसला है? थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। ये बहुत बड़ा फैसला है और मेरे ख्याल में ये एक तारीखी फैसला है कि जो मुजरिम है उसको उसकी जो केस है उसको जल्द सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट में यूईडी ताखिर से बहुत देर से तारीखें मिलती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है तारीख भी जल्दी हो गई तो और अपीलें सुनी गई और जो मरकजी मुजरिम था जाहिर जाकर उसको फांसी की सजा उसको बरकरार रखी गई और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अब ये सजा फांसी की सजा जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जल्द से जल्द और ऐसे दरिंदे फांसी पे चढ़ें जल्द से जल्द। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि आपने तो कहा कि ये बरगिरफ्तारी से हुआ, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन फिर भी एक बड़ा बेईमाना कत्ल था, उसको फैसला आते आते 4 साल लगे। कहाँ पे 20 जुलाई 2021 का मामला है और फिर उसके बाद आज हम 2025 में बैठे हुए। किन किन मराइल से आपको गुजरना पड़ा, कितनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी और ये फैसला फिर 4 साल बाद आया? जी बिल्कुल, तकरीबन 4 साल लग गए और ये मरहलों से गुजरा जो है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट। दरअसल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो सारे विटनेसेस कॉल किए जाते हैं, सारी तफ्तीश होती है, बहुत तफसील से तफ्तीश होती है और ट्रायल होती है और इसमें वकला जो हैं इस्लामाबाद के अलावा लाहौर और दूसरे शहरों से भी आते हैं। तो वो जो एडिशनल सेशन जज थे अता रब्बानी साहब, उन्होंने 100% जो है वो फेयर ट्रायल का मौका दिया हर एक को और जो डिफेंस के जाहिर के जो वकला होते थे वो जो कागज मांगते थे, वो जो तारीख मांगते थे, वो उनको अकोमोडेट करते थे ताकि कोई ऐसा तासुर ना हो कि फेयर ट्रायल नहीं दी गई। तो ये जो है 20 जुलाई 2021 से फिर 24 फरवरी 2022 को फिर उन्होंने अनाउंस किया। तो इसमें तकरीबन 7 महीने लगे क्योंकि ये सब एविडेंसेस होती हैं, फिर पुलिस की रिपोर्ट होती है, फिर सीसीटीवी कैमरा की रिपोर्ट थी, फिर वो फॉरेंसिक एविडेंस होती है, बड़ी साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये 4-1 महीने में हो सकती थी। फिर बाद में फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और फिर वहां भी जो है चीफ जस्टिस साहब अतर मिल्ला साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बहुत
तफतीश से चीजें देखी और सब सब सुन करके, सब बयान सुन करके, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको पता है कि विटनेसेस दोबारा नहीं आते हैं, दोबारा नहीं कॉल बिल्कुल। करते हैं, तो फिर वो शॉर्ट हो गया, जल्दी हो गया। फिर भी ये टोटल फिर जा करके मार्च 13 मार्च 2023 को पहुंच गई बात। तो यहाँ भी थोड़े वक्तों में हो सकता था। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अब 12 मई को कॉल हुआ था, और ये जा करके 12 मई को। लेकिन बात यह है कि 3 रुकनी बेंच ने, उन्होंने पहले ही दिन बता दिया था कि तारीख नहीं दी जाएगी और ये कोई इल्तवा नहीं होगी। ये एक बहुत नई रविश है, ये एक बहुत खुश आइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच हेडेड बाय जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब जी। और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस अली बकर नजफी साहब, इन तीनों ने पहले दिन कह दिया था कि कोई किसी तरह की तारीख चेंज नहीं होगी और 19 तारीख से आप लोगों ने बयान शुरू करना है केस को। शौकत तो साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यकीनी तौर पर जाहिर है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, फिर हायर से सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर डेट्स भी आना, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि तारीख के हवाले से कहा गया कि नहीं दी जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि जो माली और चौकीदार के हवाले से कहा जा रहा है, उनको जो रिलीफ थोड़ा बहुत मिल रहा है, उस हवाले से, उस फैसले से, अदालती फैसले से आप मुतमईन हैं? बात यह है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानेंगे, तस्लीम करेंगे। लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन ये है, और लोगों में जो ये फीलिंग थी शुरू से, तो वो बोलते थे ये दोनों लोग जो हैं ये अकम्प्लिस हैं, ये जो है ये खुद ही केस को जो है ना, अगर ये चाहते थे ये बच्ची बच सकती थी, क्योंकि उसे 2 बार अटेम्प्ट की निकलने के लिए, और 2 बार इन दोनों ने, कम वक्तों ने रोका उसका रास्ता। तो बात यह है कि जनरल ओपिनियन यही है कि इनको भी उम्र कैद देनी चाहिए थी, और मैं जनरल पब्लिक ओपिनियन भी ये है कि इनको जो है कम से कम फांसी में तो उम्र कैद दी जानी चाहिए थी, और 10 साल तो कम से कम इनको काटनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा शौकत साहब, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो उम्र कैद की आप बात करें, माली को भी और इन तमाम तर लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह गजल कह रही है कि उनकी छोड़ दी है, सजा को मुअत्तल कर दिया या फिर खत्म कर दिया, लेकिन साथ साथ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो जाहिद जाफिर हैं उनकी भी जो सजाए मौत की सजा है उसमें उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब असल में मैं क्लैरिफाई कर दूं, 2 जो है सजाए मौत सुनाई दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने 1 सजाए मौत सुनाई थी जाहिर आकर को कत्ल के केस में, और हाई कोर्ट ने उसको 2 काउंट्स में सजाए मौत सुनाई। एक जो है कत्ल केस में और एक रेप केस में, 2 केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस में उसको कत्ल के केस में सजाए मौत बरकरार रखी है, और जो रेप केस में उसको कन्वर्ट करके जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। तो सजाए मौत जो है वो बरकरार है, और उसको जो है जो हाई कोर्ट ने 2 काउंट्स में दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 काउंट पे किया है। लेकिन सजाए मौत वो बरकरार है, और फांसी जो है वो बरकरार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये बताएं, अब ये जो तारीखी फैसला आया है और काफ़ी खुशाइन फैसला है, नज़र भी आ रहा है, वो एक अलग बात है कि बड़े मुफस्सल दलाइल हुए इसके ऊपर, लेकिन आप समझते हैं कि अब इस अदालती फैसले से जो लोगों में आप ये कहें कि जो निज़ाम इंसाफ है उस पर लोगों का बहुत एतमाद बढ़ जाएगा? क्योंकि एक टाइम हमने ऐसा भी देखा कि लोग काफ़ी फेडअप हो गए थे इस हवाले से कि तारीखें बहुत मिलती हैं और उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता। जी, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत जरूरी था कि क्योंकि जज मोतबर जज साहबों ने खुद ही ये कहा कि भाई लोगों को जो है 10-10 साल तक अपील सुनी नहीं जाती थी। वो कहते थे कि PLA पिटीशन लीव फॉर अपील, वो पहली बार सुन लेते थे, उसके बाद कहते थे भाई अब जो है बाद में अपील सुनी जाएगी, हियरिंग होगी, और ये हियरिंग की तारीख जो है ना लोगों को 10-10 साल तक नहीं मिलती थी। ये जज साहब ने, बेंच ने पहले दिन ये कहा कि इस तरह नहीं होगा कि अब तारीखें नहीं मिली जाएगी, बल्कि हम हियरिंग शुरू कर देंगे। तो यही हुआ और हियरिंग शुरू कर दी उन्होंने। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है,
और मैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को भी इसकी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो बहुत सारे बैकलॉग थे, बहुत सारे केसेस शायद पेंडिंग थे, बहुत सारे, वो जल्द जज साहिबान ने निपटाई हैं। और वरना मैं समझता था ये नूर का केस भी शायद ये 5-10 साल और लग जाएंगे, तो लेकिन ये इस तरह क्योंकि पिछले केसेस निमट गए तो इसलिए इसका नंबर भी आ गया। तो ये है। अब लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कत्ल केस में जैसे कि इसको सजाए मौत दे दी गई जाहिर को, तो ये फिर जरूरी है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो और इस तरह के दरिंदों को फांसी जो है उसको इम्प्लीमेंट को उसको फांसी चढ़ाई भी जाए, ये बहुत जरूरी है, ताकि फिर लोगों को पता चले कि हाँ कानून जो है उसको जो कोर्ट ने दी है सजा उसको इम्प्लीमेंट भी हुई है। ये बहुत जरूरी है। फिर जाके तमाम क्योंकि ये एक केस, ये एक बहुत टेस्ट केस है और ये सिर्फ एक नूर मुकद्दम केस नहीं है बल्कि तमाम पाकिस्तान की माएँ बेटियां जो हैं एक खौफ है। तो ये जरूरी है इनको एक ये मैसेज जाए कि भाई कानून से कोई शोकत साहब ऐसा मैसेज जाना चाहिए और इस केस को एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए तमाम तर हमारी मुल्क की बेटियों के लिए। थैंक यू सो मच। शौकत मुकद्दम साहब साबिक सफीर भी और वालिद भी थे, वो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता रात सिंध के शहर मोरो में हालात काफ़ी कशीदा रहे। कौम परस्त जमातें सिंध में पानी के तकसीम पर एहतजाज कर रही थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार के घर को भी जला दिया। मोरो कौमी शाहराह पर कलदम कौम परस्त जमात के मुश्तइल मुजाहिरीन बेकाबू हो गए। मुजाहिरीन माले गनीमत समझकर खाद की बोरियां लूटने लगे। मुश्तइल अफराद खाद की बोरियां मोटरसाइकिल पर लेकर जाने लगे, जबकि दूसरी जानिब अगर पुलिस की बात की जाए तो उनकी बारी नफरी वहां पे मौजूद तो थी, लेकिन वो सिर्फ इंतजार ही करती रही और जाए वकुआ से वो गायब रही। इसी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। जी हाँ, और बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पोंडेंट मोरो से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फिकार जानी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार। सबसे पहले तो ये बताएं जिन हालात व वाकयात का जिक्र किया हसनैन ने, असल में ये स्टोरी क्या है और हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हुए? जी मेहरबानी, मैं आपको बताता चलूं कि मोरो में जो कौम परस्त जमात की जानिब से कारपोनेट जमीनें जो सिंध की दी जा रही और केनालों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। जब कारकुनान नेशनल हाईवे मोरो पर एहतजाज करने लगे पहुंचे तो पुलिस ने उनको मुंतशिर करने की कोशिश की और पुलिस और कारकुनों के दरमियान जो झड़पें हुई, जिसके बायस पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 कारकुन जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिनको मोरो हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उनकी जो हालात वो तशवीशनाक होने पर उन्हें नवाब शाह हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां से भी उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। फिर उनको हैदराबाद हॉस्पिटल में मजीद इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जो कारकुन था जाहिद लिगारी, वो जख्मों की ताब ना सहते हुए फौत हो गया, जिसकी खबर सुनने के बाद जो मुजाहिरीन थे और जो शहरी लोग थे, उन्होंने जो होम मिनिस्टर था जो मोरो से ताल्लुक रखता है PS 35 का, वो उम्मीदवार है ज़ियाउल हसन लंजार, जो सिंध का होम मिनिस्टर है, उनका ज़ियाउल लंजार हाउस है, उनका घेराव किया और वहाँ पे। अच्छा शौकत, मुझे ये बताएं कि उनका घर का घेराव किया, उनके घर को जलाया भी गया, क्या सिक्योरिटी नहीं थी तैनात उनके घर के बाहर? जी सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी जो थी वो ना होने के बराबर थी और वो जो लोग थे जो उन्होंने घेरा तंग कर लिया और वो अंदर हाउस में दाखिल हो गए और ये तोड़फोड़ का शिकार हो गया। ये भी बताइएगा कि केनाल्स का मामला तो किसी ना किसी हद तक उस पर डस्ट बैठ गई थी और फेडरल जितने भी लोग हैं आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बैठे हैं, वो कह रहे थे कि हमारे मामलात हल हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस जमात की जानिब से फिर भी एहतजाज किया जा रहा था? कोई और भी मकासद थे? जी बिल्कुल, ये बात भी दुरुस्त है। ये जो वकला बरादरी कुछ दिन पहले जो बबल बाईपास पर धरना लगा था, जो कई दिन तक जारी रहा था, और उनको ये खातर तवानी की गई थी कि भाई ये जो केनाल वाला मंसूबा है ये मुकम्मल रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन ये कौम परस्त जो जमात है उनको ये अंदेशा था कि ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, जिस पर इन्होंने ये एहतजाज की कॉल दी थी। सही। अच्छा शौकत, ये बताएं कि अब मोरो में हालात कंट्रोल हैं?
जो जायद लगारी जो फौत हो गया था, उनकी जो नहज थी वो रात से पड़ी हुई है नेशनल हाईवे मोड़ों पे, और आने जाने वाली गाड़ियां जो तकरीबन पंजाब से गाड़ियां आती है और कराची से पंजाब तक गाड़ियां जाती है, वो बिल्कुल ही नेशनल हाईवे पे नजर नहीं आ रही। जो गाड़ियां थी वो होटलों पे और पेट्रोल पंपों पे उधर ही खड़ी हो गई है और एहतजाज नेशनल पे जारी है, जबकि एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए अभी भी पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे जुल्फकार जानी मोरो से, जो कि मोरो के हालात खवातीन वजात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस साथ में स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज सुबह की सोच में आपको हम बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं और अच्छी अच्छी खबरें भी कुछ दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी नूर मुकद्दम के हवाले से, फिर उसके बाद मोरो में जो कुछ हैपनिंग हुई, और अब हम बात करेंगे मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और मुल्की सलामती को यकीनी बनाने वाले और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जो गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी है, उस हवाले से। और गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सरहदी सालमियत को पामाल करने के मज़मूम कोशिशें जिस तरह से की गई थी, और आर्मी चीफ ने मिसाल, जुरत और अज़म के साथ जंगी हिकमत अमली भरपूर तरीके से उस तरीके से हम आहंग किया है। और जनरल तो अब मैं नहीं करूँगी, अब तो वो फील्ड मार्शल हो गए हैं। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में जिस तरह से कामयाबी मिली है और बेमिसाल क़यादत की बिना पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये तरक्की दे दी गई है। और ये आपको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये सबसे मोस्ट सीनियर ओहदा होता है, 5 स्टार कहा जाता है इसको। और इसके साथ साथ ये उन लोगों को दिया जाता है, ये एजाज़ी ओहदा उन अफसरान को दिया जाता है जिन्होंने जिनकी पीस टाइम या फिर आप ये कहें कि वॉर टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, मिलिट्री अचीवमेंट्स होती हैं, इसलिए उनको ये ओहदा दिया जाता है। और आप ये कहें कि 60 सालों में ये ओहदा अब दूसरी बार किसी को मिला है, और सबसे पहले अयूब खान के बाद अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। बिल्कुल ऐसी है। वफाकी काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुद्दत मुलाजमत में पूरी होने से उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला किया गया। मतलब कि मुद्दत मुलाजमत अगर कोई पूरी होती है तब भी उनकी खिदमात जारी रहेंगी। और साथ ही वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया कि अफवाज पाकिस्तान के जवान, गाजियान, शुहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने के बाद ये कहा गया ISPR के मुताबिक कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वफ़ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम लोधी साहब। जनरल सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से अभी हमने बात की है कि फील्ड मार्शल अब ये दूसरी बार किसी को ऑर्डर किया गया है, तो अब आप क्या समझते हैं कौम के एतमाद की कितनी बड़ी दलील कहा जा सकता है, और जो काबीना का फैसला है ये कंट्री डिफेंस में कितना खुशाइंद है, कितना प्राउड मोमेंट है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं इनकी प्रमोशन पर, उनकी एक्सटेंशन पर। और ये जो आप कह रही हैं कि दूसरी दफा ये ओहदा दिया गया है, तो ये बात नहीं है, ये पहली दफा ये ओहदा दिया गया है। इससे पहले जो था वो ओहदा लिया गया था। मतलब अयूब खान साहब ने खुद अपने आप को प्रमोट किया था, लिहाजा जी खुद उन्होंने खुद प्रमोट किया था। हाँ जी, तो यहाँ पर तो आपको पता काबीना ने और वज़ीर आज़म ने बाकायदा एक इजलास के बाद ये किया है। अब इसकी बहुत सारी अभी तक तो ये पता चला है क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये एक ऑनररी ओहदा है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये मैंने तो अभी देखा नहीं है अपनी आंखों पे जो नोटिफिकेशन है, तो ना ये एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो प्रमोशन में फर्क होता है, वरना ये कहा जाता है कि ही हैज बीन गिवन द ऑनररी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। ये जो वजारत दिफा की नोटिफिकेशन है ना, उससे ये बात क्लियर हो भी जाएगी। तो इसमें एक तो ये ठीक है, एक इस जंग के
कुछ अहदाफ तुमने हासिल कर लिए हैं, जैसे हमें पता है हमने रीस्टैब्लिश कर दी है डिटरेंस, और जो वो दुश्मन करना चाह रहा था वो नहीं कर पाए। इसका एक ये फायदा भी होगा कि अफवाज पाकिस्तान के इरादे मुसम्मम होंगे कि आगे भी तो उन्होंने कुछ करना है। अभी तक आपको पता है कि उन्होंने कहा हुआ है कि हम पानी रोकेंगे, जी हाँ, टेररिज्म के छोटे मोटे वाकयात हो रहे हैं। तो आप यूं समझें कि ये ओहदा जो कुछ हो चुका उसकी एक्नॉलेजमेंट भी है, बिल्कुल। और जो कुछ आगे अफवाज पाकिस्तान ने करना है उसके लिए एक दावत भी है कि अब आगे बढ़िए और जो काम करने वाले हैं करें। ये तो हम जानते हैं कि एयरफोर्स ने बड़ा मेन रोल अदा किया था इसमें, लेकिन चूंकि एयरफोर्स साइज में ज़रा छोटी है, हालांकि मेरे अपने ख्याल में साइज का फर्क नहीं होना चाहिए, हम्म। तो मुझे ऐसे मालूम होता है कि शायद एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब को जब ये ओहदा खाली होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, तो उनको वहां पर प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी उनको वहां पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, और एक और 4 स्टार एयरफोर्स के जो है ना वो प्रमोट हो जाएंगे। और इनके फील्ड मार्शल बनने की वजह से आर्मी में भी एक 4 स्टार का वैकेंसी बन सकती है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा और चेंजेस आएंगी आने वाले दिनों में, जिनका अभी शायद हम ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी। अच्छा लेफ्टिनेंट साहब, लेकिन मैं अंदाजे कल लगा आपको सकते हैं। जनरल जी साहब मैं आपको सुन रहा था, आपने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत खत्म नहीं होती। अलीना चिगरी के साथ आप मौजूद थे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी जी, वो असल में मुद्दत मुलाजमत की बात नहीं है। फील्ड मार्शल का रैंक जो है वो कभी रिटायर नहीं होता। जैसे भी हाँ। मैं लिखता हूँ ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, हम्म। तो ये जब अपने काम से फारिग भी हो जाएंगे तो ये हमेशा लिखा करेंगे फील्ड मार्शल आसिम आसिम मुनीर। मुनीर नॉट हाँ, ये रिटायर्ड। इनके साथ रिटायर्ड नहीं मतलब होता। फॉर लाइफ टाइम। हाँ जी, लाइफ टाइम रैंक है ये, बल्कि इवन आफ्टर लाइफ ये रैंक है। कभी भी इसके साथ रिटायर्ड नहीं होता, कभी फॉर्मर नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता, इस किस्म का कोई इसके साथ लाहका या साबका जो है वो नहीं लगता। सही। एक और चीज का इम्कान भी है, मेरा ख्याल है कि एक नया सिस्टम भी हो सकता है आ जाए, जिसमें फील्ड मार्शल जो हैं वो तमाम फोर्सेस के हेड बन जाएं, अच्छा। जिसको सीडीएस सिस्टम कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिस्टम। कुछ मुल्कों में है ये, और उसमें ये है कि फिर अभी तो ये सिर्फ आर्मी को कमांड करते हैं, और फिर चेयरमैन जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर सारी कोऑर्डिनेशन जो सीडीएस के हेडक्वार्टर में हुआ करेगी, और ये ओवरऑल इंचार्ज भी हो जाएंगे। एन मुमकिन है, मैं ये अंदाजे लगा रहा हूँ, पर फिलहाल तो हम यही कह जाहिर है, सकते कुछ हैं भी कि कहना कबल मुबारक इस हो। वक्त होगा। जी अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब इस ओहदे पर जिस तरह से तरक्की दी गई है आसिम मुनीर साहब को, अब इससे फोर्स में जो तंजीम है, जो निज़ाम है, वो भी इन्हांस होगा, आप समझते हैं? जी, उसी में मैं कह रहा हूँ कि इम्कान है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जो ही ये फील्ड मार्शल बने हैं तो इनका जो रैंक है हम्म। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से ऊपर हो गया है। बिल्कुल। और वो इस वक्त मतलब कागजों में वो सीनियर हैं आर्मी चीफ से, जो चेयरमैन है, लेकिन अब तो खैर वो नहीं रहा। तो फिर इस सारे मामले को सीधा करने के लिए मजीद चेंजेस जिनका मैंने जिक्र किया है, हम्म। इसका इम्कान है, लेकिन ये कुछ अर्सा लगेगा। इसके लिए जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो बनाए जाएंगे, और पूरा एक तब्दीली लाने की जरूरत पड़ेगी। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली हो, जो कि अच्छा। मेरा ख्याल है लाना पड़ेगी। तो ये आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या कैसा होता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि अफवाज में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, और दुश्मन की सफों में जरूर मातम बिछ बिल्कुल। गया होगा कि ये ना सिर्फ ये कि हमें इन्होंने शिकस्त दी है, बल्कि हमारे जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं। लेकिन जो मैंने बात की कि अभी काम करना बाकी है, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको ये बड़ा ओहदा दिया है, अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है। अब पूरी कौम ये एक्सपेक्ट करेगी कि ये पानी वाला मसला भी हल करें, कश्मीर वाला मसला भी हल करें, और जो टेररिज्म वाला मसला ये भी हल करें। अभी उनके बिल्कुल। कांधों पे बहुत बोझ बोझ आ है। गया है, आने वाले दिनों में जो भी उन्होंने करना है। जी बिल्कुल। अच्छा लेफ्ट साहब, मुझे ये बताइएगा जनरल साहब कि आप देखिएगा जिस तरह आपने कुछ खबरें दी हैं कि आसिम मुनीर साहब पूरी 3 फोर्सेस के सरबराह भी बन सकते हैं, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है जो मौजूदा एयर चीफ है उनको। सो ये जो तब्दीली है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ हो जाए या फिर DG/ISPR हो जाए, हालांकि वो है इंटर सर्विसेज के तर्जुमान, लेकिन उन सारों का ताल्लुक पाक फौज से ही होता है, वो एयर फोर्स से या फिर नेवल फोर्स से कम होते हैं। जी, तो इसीलिए इसीलिए अगर ये निज़ाम अडॉप्ट कर लिया जाए सीडीएस वाला,
तो इसमें ये तमाम अबहाम जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तमाम सर्विसेज से डील करती हैं, वो सीडीएस के अंडर उनके साथ आ जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज ना समझा जाए कि वो आर्मी की कमांड छोड़ देंगे। ही विल स्टिल बी कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बजाय सीडीएस भी होंगे, लेकिन आर्मी की कमांड जारी रखेंगे और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुछ ऐसी चीजें दे देंगे जो कि डे टू डे रूटीन की होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल नॉलेज की होती हैं। ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन वगैरह मेरा ख्याल वो सीडीएस के अंडर ही होगा। और उस हेडक्वार्टर में, सीडीएस के हेडक्वार्टर में ऐन मुमकिन है कि कोई 3 या 4 स्टार एक जनरल एयरफोर्स का भी हो और एक 3 या 4 स्टार जनरल नेवी का भी हो, एडमिरल। तो इस तरीके से एक निज़ाम में तब्दीली के आसार भी मुझे नजर आ रहे हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो जाएगी और ये जो एक कागज में कोई और सीनियर और जमीन पे कोई और सीनियर, ये मसला भी हल हो जाएगा, ये गैप भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इससे पहले हम बात कर रहे थे दुश्मन में, तो अब ये थरथली सी मच गई होगी और वो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस तरह का ओहदा। तो क्योंकि जो दुश्मन है भारत, तो वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में किसी तरह का तसलसल आए, तो कितना चैलेंजिंग है ये अब भारत के लिए? जी नेचुरली भारत तो फिलहाल तो वो अपने चूंकि रकम चाट रहे हैं, तो वो तो ज्यादा उनका तो जो सिर्फ होगी कि जी हम अपने आप को कैसे सीधा करें, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये हम क्यों नहीं कर पाए इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद। और फिर ये कि सिर्फ फौजी मैदान में उनकी शिकस्त अगर होती तो फिर तो एक बात थी, वो शायद इतनी अजीमत वाली बात उनके लिए ना होती, वो किसी न किसी तरीके से इसको ओवरकम कर देते। लेकिन जो उनको इखलाकी शिकस्त हुई मीडिया में झूठ की वजह से, और जो उनको डिप्लोमेटिक शिकस्त हुई ओवरऑल दुनिया के एटीट्यूड की वजह से, हर महाज पर वो उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे है। तो वो देखते हैं कि उसको कैसे साफ ज़ाहिर है कि दुश्मन मुल्क के एक दूसरे की जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होती हैं उस पर नजर तो रखते हैं। उनको तो दुख होगा अगर मिसाल के तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए और हमारे सारा निज़ाम पहले से भी बेहतर हो जाए, तो उनको तो साफ ज़ाहिर है कि दुख ही होगा इस सारे मामले में। जी अच्छा जनरल साहब, ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं और आवाम का सेंटिमेंट भी चेंज हो गया, कौम भी यकजा हो गई, फौज के ऊपर एतमाद भी लोगों का ज़्यादा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको जो अब फील्ड मार्शल साहब हैं उनको एक एक्सटेंशन भी मिलते हुए नजर आएगी? उनको क्या नजर आई? एक्सटेंशन। जी देखिए, ये मुझे ऐसे लगा है, क्योंकि अगर ऐसे हुआ है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर ये कहा गया हो कि ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, तो फिर ये हुकूमत की स्वाबदी, क्योंकि पहले तो फील्ड मार्शल कोई रहा नहीं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो अब कितना टेन्योर होगा इसका दोबारा से कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। और मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि ये नया रैंक है और ये ऑनरी रैंक नहीं है, अगर यही नोटिफिकेशन हुआ है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो इसका टेन्योर भी नया होगा और वो टेन्योर हुकूमत फैसला करेगी, उस पर कोई लेजिस्लेशन पास होगा। ठीक हो गया, वो हुकूमत फैसला करेगी। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर जनरल रिटायर। हमारे साथ नईम लोधी साहब मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे आर्मी चीफ के हवाले से, जो कि फील्ड मार्शल बने। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक मिनट देखने तो मुझे पता नहीं। नजर टैली करना ठीक है, ये वाले। हाँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ सियासत पर भी बात कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इस्लामाबाद में कम उम्र बच्चों की शादी का बिल मंजूर हो गया है और जिसमें कहा गया है कि जो मौलवी साहब होंगे, निकाह खां होंगे, कोई ऐसा वो निकाह नहीं पढ़ा सकते जिसमें बच्चों की जो उम्र है, यानी लड़का लड़की की जो उम्र है वो 18 साल से कम हो। और अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद होना चाहिए और अगर खिलाफ वर्जी की गई तो इसके जुर्म में जो सज़ा होगी वो 1 साल कैद और 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। और कम उम्र बच्चे या बच्ची को शादी के लिए जो शख्स मजबूर करेगा उसको 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और सज़ा हो सकती है। और अब मज़ीद इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी
हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने कम उम्र शादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठाए और सेनेट में भी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने एहतजाज भी किया। इस पर JOI को इतराज़ क्या है और स्पीकर की रूलिंग की कितनी अहमियत है? है कि हमने कल जो सेनेट में एहतजाज था ये शादियों के हवाले से, उसमें हमने ये कहा था कि आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय ले लें इस मामले में, और ये परमिसिबल है। इसमें वो राय एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि जी लेते हैं, और जब उन्होंने कहा कि जी ये तहरीक आई है, तो तहरीक तो मेरी थी इसमें राय लेने की, बात तो उन्होंने करने नहीं दी। मगर तहरीक को जब पुट किया तो जो बैठे हुए थे ट्रेजरी में, उन्होंने सब ने हाँ किया इसमें। तो उस वक्त तक शायद जो है ना, ये ना चेयर की समझ में आई थी बात और ना ट्रेजरी की समझ में आई थी। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, इसको रिकॉर्डिंग को देखिएगा, उन्होंने सब ने हाँ किया था, और दोबारा जो है ना वो मोशन जो है पुट नहीं की जा सकती थी। तो एक दफ़ा हाँ हो गई तो बात ख़त्म हो गई। वैसे भी मामला जो है ये क्योंकि मज़हब से मुतल्लिक है, और मज़हब से मुतल्लिक हम या कुरान से कुछ हदायत लेते हैं, और अगर वहाँ पे हमें कोई चीज़ वाज़े ना मिले तो नबी की ज़िंदगी से लेते हैं। यही दो माखज़ हैं बड़े। उसमें नबी की ज़िंदगी से अगर आपने लेना है तो फिर हज़रत आयशा की शादी की बात ले लीजिएगा। तो तौबा नौज़ुबिल्लाह, अगर कोई हम में से कोई नबी से ज़्यादा जानता है खुदा न खास्ता, और या अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा जानता है, या उनकी बेटी जो आयशा थी उनसे मोहब्बत हमारी कोई ज़्यादा है इस हाउस में जो लोग बैठे हुए थे, तो वो अपना इरशाद फरमाए। वरना तो हमारे पास तो एक वाज़िह जो है ना वो लाएअमल मौजूद है। एक नबी ने एक काम हुआ है उनकी ज़िंदगी में, और वो ज़िंदगी में जो है अबू बकर सिद्दीक जैसे जो है ना बड़े साहबी की जो है ना बेटी के साथ शादी हुई है, और वली ने निकाह करवाया, यानी अबू बकर सिद्दीक ने खुद करवाया ये निकाह। तो इसके ऊपर जो है ना इस तरह से कर लेना और उस पर तकरीरें करवाना, और फिर भी हमने इसको ये नहीं कहा कि जी चले आप करें या ना करें। हमने कहा कि एक दफ़ा आप राय तो लेना इस्लाम के मुताबिक जो है ये इस्लाम क्या कहता है इस पर। मगर वो इस्लाम की राय लेना भी जो ना मुनासिब नहीं समझा। इस पर हमने एहतजाज किया और बाहर निकल आए। पहले तो बात करने नहीं दी मुझे, क्योंकि मूवर मैं था, और मूवर को बात नहीं करने दी। यानी मैं जब किसी को कायल ही नहीं करने के लिए मुझे मौका मिलेगा तो मैं बात क्या करूं। फिर जब उसके बावजूद जो है ना वो उन्होंने सर हिला दिया और हाँ कर दिया, तो फिर मोशन तो दोबारा पुट नहीं की जा सकती थी। फिर आपका नाड़ीपना है या इस हाउस में बैठे हुए लोगों का नाड़ीपना है कि उनको बात समझ में नहीं आई है, तो बोल नहीं अभी दोबारा करते हैं। तो आप दोबारा नहीं है, फिर से बारह कर लीजिएगा, 4 दफा कर लीजिए। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत इस बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में नहीं भेजती तो फिर JUI की क्या हिकमत अमली होगी? एहतजाज करेंगे आप लोग, सड़कों पर आएंगे? मोशन तो हमारी कल रद्द कर दी ना। जो मोशन थी यानी नहीं भेजा, उन्होंने भेजने से इनकार किया। मोशन गो के जो है वो पहली दफ़ा वो हो गई थी, उसके ऊपर सब ने जो है ना हाँ कर दी थी। मगर उसके बावजूद जो है ना उन्होंने नहीं भेजा और दोबारा उसके ऊपर राय ली। और जाहिर है फिर जब हुकूमत के लोग होते हैं और वो राय जो है वो फिर किस तरह से तब्दील हो जाती है मिनटों में, ये तो सबको पता है। तो वो मोशन रिजेक्ट हो गई। अब तो ये इधर से पास हो गया है, जिसमें PTI भी शामिल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिसमें नून लीग भी शामिल थी, और भी बहुत सारे दोस्त थे। तो ये सारा कुछ हो गया है। तो इसके बाद तो फिर सदर की दस्तखत रह जाएंगे। अगर सदर एतराज़ लगाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ये तो इस्लाम से मजहब से मुतल्लिक मामला है और इसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जाना चाहिए, तो फिर देखेंगे। वरना उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एक ऑप्शन ये रह जाता है कि हम इसको जो है वो सेक्शन 227 और उसके बाद सेक्शन आर्टिकल जो है 227 के बाद जो आर्टिकल्स हैं दस्तूर के, उस पैरामीटर पे हम इसको शरीयत कोर्ट में चैलेंज करें। और दूसरा जो है ना हमारे पास तरीकाकार जो है एहतजाज का है, तो वो पार्टी फिर इस पर फैसला करेगी जो भी मौलाना साहब से पूछते हैं। बिल्कुल। सीनियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क हालत जंग में था, ये वक्त था ये बिल मंजूर करवाने का और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से एहतजाज का अंदिया देना हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात का इजाफा कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो जंग के बाद एक सेफ पैसेज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। है कि जिस वक्त पाक भारत कशीदगी शुरू हुई, हमने अपने तमाम तर इख्तलाफात भुला दिए थे
और मुकम्मल तौर पे रियासत का, रियासती इदारों का और हुकूमत का हमने साथ दिया। इतने दिनों में हमने आपसे कोई इख्तलाफी बात नहीं सुनी होगी। मगर कल की तारीख में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद जो है ना लगता है कि हुकूमत मामलात को ख़ुद बिगाड़ना चाहती है या हुकूमती अलाई जो है ना वो मामलात को बिगाड़ना चाहते हैं। एक तो ये शादी वाला जो है ना वो बिल ला के इस पे जो है ना कार्रवाई डाली गई। वेस्ट को जो है ना वो ये यकीन दिलाया गया कि जी हम आपकी जो है ना मंशा के मुताबिक चलते हैं। तो एक कार्रवाई ये डाली गई। दूसरा मैंने जो है बलूचिस्तान के हवाले से एक मामला जो है कौमी यकजहती के हवाले से रेज़ किया था और उसमें कहा था कि वहाँ पे भी बलूचिस्तान में कौमी यकजहती वाला जो फ़ायदा है वहाँ पे भी एक्सटेंड होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी लोगों को एतमाद मिले और वो जो हम मावरा आइन हरकत करते हैं वो न करें। तो उसके ऊपर भी बड़े सीखपा हो गए। कोई एक साबिक साहब हैं तो वो बड़े सीखपा हो गए और उन्होंने जो है ना उसका जो है ना बड़ा जो है एक अजीब सा जवाब देना शुरू किया, हालांकि कोई उसमें गलत बात नहीं थी, बुरी बात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों का जो है कारोबार इस पे डिपेंड करता है कि मुल्क में जो है इश्यूज मौजूद रहे, मामलात ख़राब रहें और वो इसी की चूँकि पैदावार है तो वो कुछ लोग बिगाड़ने पे लगे रहेंगे। तो मर्जी है उनकी। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो है वो बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि पीटीआई एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जो तहरीक है चलाने जा रही है, क्या आपकी पार्टी किसी ग्रैंड अलायंस या फिर एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेगी? ऐसा है कि ये कोशिश हुई है माजी करीब में। आपने हमारी पार्टी ने जो है ना जब उनके सामने मामला लाया गया, उसके सबसे ताकतवर अदारे के सामने जनरल काउंसिल का जब इजलास हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पार्टी अकेली चले। तो हमने उनसे माजरत कर ली है, तो वो एहतजाज करें, वो अलग से पार्टी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने कमेटी तश्कील दी है जिसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र आलमी दुनिया के सामने पेश करने के लिए, भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ दिफा करने के लिए, और उस कमेटी में गवर्नमेंट के तो बहुत सारे लोग शामिल हैं लेकिन अपोजिशन का कोई रहनुमा मौजूद नहीं है। आप हुकूमत के इस रवैये पर क्या कहना चाहते हैं और क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन के लोग भी इसमें शामिल होने चाहिए थे? यकीनन कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है उसमें, मगर जब अपोजिशन अपनी तरफ से जो है ना वो कमेटियों में जो उनका वो होता है तो उस वक्त आपस में भी कोई जो है मुशावरत नहीं करती। उस वक्त भी जो है ना वो कहते हैं कि जिसके हाथ में आता है वो कहता है सब हमारा है। तो जब ये रवैया जो है ना यूनिवर्सल हो, कौम का हर फर्द जो है ना इसमें जब उसके हाथ में जो कुछ भी आए वो कहे कि सारा हमारा, तो और बगैर मुशावरत के करे। अपोजिशन लीडर जो होता है वो तमाम अपोजिशन का लीडर होता है और वो बगैर मुशावरत के जो है ना कमेटियों के मामलात की तकसीम करे तो फिर उसके साथ जो है ना ट्रेजरी में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। ट्रेजरी में जो दूसरे शामिल हैं वो तो अपने मामला जो है ना वो किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करके जो है ना वो कर लेते हैं। वजह ये होती है कि उसके ऊपर हुकूमत खड़ी होती है। अपोजिशन में तो अपोजिशन हो सकती है, हम भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, मगर हम इसमें इसलिए गिला नहीं करते कि हमारे यहाँ भी जो है ना कोई कल जो है ना वो सीधा नहीं है। हमारे यहाँ भी कोई मुशावरत अपोजिशन के हवाले से नहीं होती है कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी पार्टी लेगी, और वो सारी कुछ जो है ना जब बारी आती है लेने की या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो फिर जो है ना वो अपोजिशन लीडर को कि एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा। बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यहाँ पर मुशावरत नहीं होती। थैंक यू सो मच। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान अब एआई का ज़माना है और एआई के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नई नई आ रही हैं और पाकिस्तान इसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह की पेशकदमी कर रहा है, जिस तरह से चीज़ों को आगे लेके चल रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। क्योंकि जब हम आज से कुछ अर्सा पहले की बात करते तो हमें शायद इंडिया एआई में या फिर आईटी में बहुत ज़्यादा आगे नज़र आता था, लेकिन अब पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री भी प्रिवेल कर रही है, इसके ऊपर काम करने वाले लोग भी प्रिवेल कर रहे हैं और जिस तरह से कम्युनिटी को गाइड किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी बहुत जल्द अपने कदमों पे खड़ी हो सकती है और
आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट के दो बहुत ही बेहतरीन शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। खुद भी इनके पास इंटरनेशनल अवार्ड्स मौजूद हैं और आज इन्हीं से पूछेंगे कि किस किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में आईटी को लेके और एआई को लेके। एग्जैक्टली और हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो उस्मान लोधी साहब और गुलनाज मुश्ताक ने भी ज्वाइन किया है ऑन जूम। तो दोनों कम्युनिटी लीड पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो उस्मान आप मुझे बताएं कि एज अ एमसीटी ट्रेनर ये जर्नी आपका कब स्टार्ट हुआ? मेरी एज अ एमसीटी ट्रेनर जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 में। तो 2013 में मैं मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी जर्नी को कैरी ऑन किया एज अ ट्रेनर क्योंकि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा था और चीज़ें कन्वे करने के लिए बहुत आसान थी और इसमें रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल थे पाकिस्तान में। तो इनको हमने मज़ीद इन्हेंस किया और 2020 में हमें मज़ीद इसमें कामयाबियाँ मिली क्योंकि कोविड के टाइम में चीज़ें सारी ऑनलाइन चली गई। ऑनलाइन होने के बाद प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स आई। ठीक हो गया। और ये जो अक्सर जो ट्रेनर्स होते हैं वो बैक एंड पे ना, हमने मोटिवेशनल ट्रेनर्स की बात करूं, स्पीकर्स की बात करूं, वो जब मोटिवेशनल लेक्चर्स दे रहे होते तो बैक एंड पे उन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन आपने तो सारी चीजें की हुई है ना साथ साथ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले इंडस्ट्री गुजर के आते हैं। एग्जैक्टली, जिन्होंने इंडस्ट्री का काम किया होता है। एमसीटी की रिक्वायरमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर बनने की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अच्छा खासा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जब हमने टेक्नोलॉजी पढ़ानी है हमने कोई रेगुलर कोर्सेज नहीं पढ़ाने होते, वो चीज़ें पढ़ानी होती हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं। क्योंकि जब भी कोई पर्सन हमारे पास आता है तो वो ये सीखने के लिए आता है कि मैं एक चीज़ सीखूं और सीखने के फ़ौरन बाद मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा गुलनाज, आप बताएं कि कौन कौन से अवार्ड्स आप इस वक्त जीत चुकी हैं और आपने कब ये एज अ एमसीटी ट्रेनर आपका जर्नी कब शुरू हुई? थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी कि मैं कुछ नई चीज़ें ऑडियंस को बता सकूं। मेरी जर्नी एज अ ट्रेनर 2014 में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी और उस ट्रेनिंग के बिहाफ पे लोगों ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया था। उस वक्त तब मैं एक ट्रेनर के तौर पे मेरा एक कैरियर नहीं था, मैं आईटी प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रही थी मार्केट में, लेकिन जब लोगों का फीडबैक अच्छा आया तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं इस फील्ड में आगे अपने आप को लेके जाऊं और इसी को अपना एज अ कैरियर पाथ सेलेक्ट कर लूं। अच्छा। खैर मोटिवेशन वहाँ से स्टार्ट हुई, उससे ऑनवर्ड्स मैंने टेक्नोलॉजीज पे लोगों को ट्रेन किया। आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज करवाए, नेटवर्क के कोर्स करवाए, काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के कोर्स करवाए। फिर 2014 में मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के बारे में पता चला कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेके आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकते हैं। फिर मैं 2014 में एमसीटी बन गई और उससे ऑनवर्ड्स मैं एज आ बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पे लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 2022 में मुझे एमसीटी कम्युनिटी लीड बनाया गया पाकिस्तान रीजन के लिए। मेरे साथ जो मेरे को रीजनल लीड हैं उस्मान लोधी साहब, जो कि इस वक्त आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो उसी दौरान जो है वो भी रीजनल लीड बने। अब हम दोनों का पैशन सेम था, हमने कहा कि व्हाई नॉट हम दोनों मिल के ये काम करें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जो है बेसिकली इसका पर्पस ये था कि पाकिस्तान का नाम लिस्ट में लाया जाए, माइक्रोसॉफ्ट की लिस्ट में उसको ऊपर टॉप पे लेके जाया जाए। उससे ऑनवर्ड हमने काम शुरू किया। पहले ही साल हमने इतना काम किया, फिर हमने एक समिट भी अरेंज करवाया जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को, हमने पूरे पाकिस्तान के ट्रेनर्स को हमने दावत दी और हमने बहुत ही एक माशाल्लाह 2022 में एक बहुत सक्सेसफुल समिट हमने किया नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में जो मौजूद है इस वक्त। उस समिट की जो है वो जब पता चली गूंज, आप ये कह सकते हैं उसकी गूंज इतनी ज्यादा थी, उसकी पॉपुलैरिटी पूरी कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इतनी ज्यादा थी और हमारे काम को देख के, वो सारी चीजें देख के माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे अवार्ड दिया जो कि एमवीपी। जब इन्होंने बोला ना एमवीपी, गुलनाज को एमवीपी बनाया तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा गुलनाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, इन्होंने कहा नहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल हैं, क्योंकि एमवीपी हमारे क्रिकेट में भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा उस्मान, आपसे और गुलनाज से एक सवाल पूछना चाहूंगा लाजमी, पहले आप इसका आंसर दीजिएगा कि पाकिस्तान में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए, एआई की बात की जाए। देखिए, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। हमने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जब ट्रेनिंग दी और उनका पोटेंशियल को जब हमने एक्सप्लोर किया तो हम हैरान हो गए कि यहाँ पे सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की देर है। बिल्कुल। हम थोड़े से रिसोर्सेज जब प्रोवाइड करते हैं, हम कंपेयर करें कि यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से, इवन मैं सऊदीया गया था लीग पे,
तो वहाँ पे भी हम कंपेयर करें जो वहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उसके हमें 10% से ही रिसोर्सेज कम मिलते हैं। उनको यूटिलाइज करके भी वो अपने आप को मनवा रहे हैं दुनिया में। तो पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, 30 सेकंड्स में आप भी बताइएगा मुझे गुलनाज, पोटेंशियल के हवाले से जी जी कि जी कितना जी पोटेंशियल है जैसे कि पाकिस्तान उस्मान ने बात की, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और उस्मान ने पिछले पूरे 3 सालों में लोगों को कम्युनिटी को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी है। उनको बताया है कि आप किस तरह से फ्री रिसोर्सेज मौजूद हैं जिस पे आप आके आप AI सीख सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर जो है तकरीबन पिछले पूरे 2 सालों में 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो कि अभी बहुत अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, AI की फील्ड में काम कर रहे गुलनाज, हैं। आप इसी और तरह से आपको पता होगा कीप ग्रोइंग, आपके लिए विश करते हैं कि और आप इस तरह गुलनाज से और बढ़ते लेते रहेंगे क्योंकि आज कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी हुई थी न्यूज़ की कि हम बहुत ज़्यादा कट हो गए। इंशाल्लाह किसी दिन हम इनसे तफसीली गपशप भी तफसीली लगाएंगे। गपशप होगी। थैंक यू सो मच गुलनाज, आपका भी, उस्मान आपका भी, कि आपने हमें वक्त किया और सबसे बढ़कर ये कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन कशीदगी के दौरान हमने एक ज़बरदस्त रुझान पाकिस्तान में देखा, वो था मीम्स का सैलाब। सोशल मीडिया के सार्फिन कुछ मुज़ायका खेज़ अंदाज में भी और कुछ अच्छे अंदाज में भी हमारे पड़ोसियों को बात सुनाते हुए नजर आए। और मीम्स हमारी एक मुश्तरका एक दिफाई मैकेनिज्म बन चुका है इस वक्त। और जो भी शख्स हम देख रहे थे वो मीम्स बना रहा था, वो भारत को जवाब दे रहा था। और जब हमने भारतीय मीडिया देखा तो उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया मीम्स बनाता है, वहाँ पे उनका मीडिया मीम्स बनाता है, जो कि इस्लामाबाद फतह कर चुका था, कराची फतह कर चुका था। फिर उस मीडिया में हमें 78 साल की तारीख में पहली दफा पता चला कि लाहौर में एक बंदरगाह भी है और उस बंदरगाह इससे पहले हम नहीं जानते थे। बिल्कुल इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दिया। और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मरियम कायवान साहबा, जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं और इसके साथ साथ पॉडकास्टर भी हैं। आप इनको देखते होंगे, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी देखते होंगे और उनका अपना सोशल मीडिया भी देखते होंगे क्योंकि बहुत छाई हुई है। और क्रिकेट हसनैन जाते हैं ना जब उधर ग्राउंड में, तो वहाँ पर भी बिल्कुल। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन जिक्र कर रहे थे मीम्स के हवाले से, तो क्या समझती हैं किस तरह से ये हेल्प करती हैं कॉप करने में स्ट्रेस एंड टेंशन को? अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब भी कोई टेंशन होती है, मतलब अंदर से तो हम घबराए होते हैं, परेशानी लाहक होती है, लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म क्या होते हैं? कोपिंग मैकेनिज्म होता है हमारा ह्यूमर, मतलब हम उसके जरिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने, मतलब कहते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग चलता जाए तो क्या हम इतने बेहस हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है असल में होते। लेकिन बंदा फिर क्या करे? आप एकदम से एंशियस होके पैनिक अटैक करा के तो नहीं बैठ सकते। और अगर हम हमारे अपने इस खित्ते की बात करें, इस रीजन की बात करें, तो पाकिस्तान में कब टेंशन्स नहीं रही, कभी एक मसला है, कभी दूसरा है। हमारे तो अंदर घर की हेडलाइन चलती है जो सारा दिन जीनत बनी रहती है और फिर टॉक शोज में भी बिल्कुल ऐसे। तो हम दूसरी तरफ हमने देखा कि वो इतना बौखलाहट का शिकार हो गए थे कि उनको नहीं समझ आ रही थी। वो तो सनसनी फैलाने के चक्कर में हंसी मजाक को भी एक नेक्स्ट लेवल पे मैं कहती हूँ ले गए थे। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे जैसे हसनैन ने कहा, बल्कि वो तो टीवी पे भी वो हरकत कर रहे थे। लेकिन हम लोग उसको, मतलब इस तरह आपने वैसे नॉर्मली भी नोट किया होगा, या तो हम कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आई, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें, एकदम से कैसे रिएक्ट करें, तो उसको फिर हम ह्यूमर के जरिए जो है निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मरियम, इस हवाले से आपने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसका भी थोड़ा सा जिक्र क्योंकि ऑफर में हुआ, उसके हवाले से बताइएगा। और वो किस रिलेटेड था? मेरा आर्टिकल यही था, व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंशन वी मेक मीम्स। मतलब जब टेंशन आ जाती है तो हम उसको मीम्स का कर रहे थे। और फिर उसी को इसी तरीके से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखने की कोशिश की। फिर उसमें और मैं कहती हूँ, देखिए हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। एक ज़माना था जब जंगें चलती थी तो वो जंगे मैदान तक महदूद होती थी, ठीक है, वहाँ पे आपके सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं। अब जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो हर किसी के दिल होता है ना कि एक अंदर से जज्बा और वलवला आता है कि हम भी कुछ करें। डॉक्टर्स की इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, मीडिया आपको पता है 24/7 स्टैंड बाय पे है। इसी तरीके से एक आम शहरी जो घर बैठा है वो फिर क्या करे? उसको लगता है हमारे पास फोन है, सोशल मीडिया है, हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया के जरिए वो एक पूरी ब्रिगेड, बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया वॉरियर्स फिर वो सामने आए। लेकिन उससे अब मसला ये हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत फैलना शुरू है, जैसे आपने कहा। अब उसका भी जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, थोड़ी सी अगर मैं उसके ऊपर बात करूँ,
हम लोगों ने ना चाहते हुए अनजाने में फेक न्यूज़ को बहुत बढ़ावा दे दिया है। क्योंकि ऐसे ये कोई कंटेंट देखे हम अपने से देख रहे होते हैं कि ये क्या इन्होंने बोंगी मार दी है या ये क्या इन्होंने बात कर दी, तो उस चक्कर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं अपने घर वालों के साथ शेयर करूंगी, आप किसी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में फैलते और जो चीज़ ज़्यादा फैल रही होगी, जिसके ज़्यादा शेयर्स रीशेयर्स होंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स होंगे, हम अपने से तो गुस्से में कर रहे होते हैं ना, ये क्या बात की आपने, ऐसा तो हकीकतन कुछ नहीं है, आपने उसको एंगेजमेंट दे दी है। अगर आप उसको शेयर करें हैं, अगर आप उस पर कमेंट्स करें तो वो ज़्यादा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट को और ऊपर बढ़ावा देता है। एग्जैक्टली। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि आप समझती हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कि ये एक पावरफुल टूल है कमेंट्री के लिए भी और चेंज के लिए भी? बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो ह्यूमर वाला एलिमेंट और ये जो मीम्स वाला और ये है, ये पहली दफ़ा नहीं है। सोशल मीडिया तो अब आ गया तो हम उसको इस तरीके से बढ़ावा दे देते हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 की अगर लोग बात करते हैं तो उस टाइम चले सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन पोस्टर्स, कार्टून्स एंड फनी पोस्टर्स का तब भी जो है सहारा लिया गया था। बिल्कुल हिटलर के ऊपर कुछ उनके अगेंस्ट पार्टीज ने कि ही इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट लीडर। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कोल्ड वॉर हुई तो तब भी न्यूक्लियर को एक थ्रेट, क्या थ्रेट है या नहीं, उस तरीके से काफ़ी सारे कार्टून्स और वो किए गए। तो अब वो हमारा निकालने के लिए हमारे पास क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ये हैं तो हम उस पर डाल देते हैं, एंड इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन। और अब हम जो वॉर की भी बात करते हैं, जो हकीकतन मैदान जंग वाली जंग है, वो इतना शायद डैमेज भी ना करे जितना आपके नैरेटिव्स एंड परसेप्शन जंग आपको ज्यादा डैमेज करती है। अच्छा मरियम, आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में तो हमें हर शख्स कहते हुए नजर आया कि हम मीम्स के बाजार में बहुत गर्म थे। पड़ोसी मुल्क में भी इसी तरह के हालात थे, या हमने जिस तरह एक कन्वेंशनल वॉर में उनको मार दिए, इसी तरह मीम्स की उस मत में भी उनको मार दिया? इस रीजन का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो अच्छा है। अच्छा है, हाँ। तो हमारा हम तो क्योंकि वो चाहते हैं भाई। हाँ, अमन चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कि वो लोग बौखलाहट का शिकार हो गए थे और वो तो उसमें उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। हम लोग अंदर से हमने एक वो मुजाहरा किया कि वी आर काम, ठीक है, देख लेंगे। हमें एक भरोसा भी था, हमारी फोर्सेस पे भरोसा था कि इंशाल्लाह अगर जवाब देने की बारी आई भी, वहां तक नौबत पहुंची भी, तो वी आर इन द सेफ हैंड्स। मतलब उस तरीके से भी टेंशन नहीं है, वो इत्मीनान था, सुकून था। तो हम लोग जब यहाँ पे भी बात करते हैं, हमने आपने देखा होगा कि मीम्स यस मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फेक न्यूज नहीं कर रहे थे। हमारी तरफ से ये नहीं आ रहा था कि पूरा दिल्ली फतह हो गया है या पता नहीं क्या हो गया है। तो उस नौबत तक, उस मकाम तक हम लोग नहीं जाते। थोड़ा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो वो भी इस बात को मानती है। सोशल मीडिया पे तो हम कहते हैं कि चलें फिर भी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन उनके, तो मीडिया को इंटरनेशनल मीडिया क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सारे एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल्स को साइड पे रखते हुए। अच्छा, ये कोई उनका 3rd ईयर या 4th ईयर के चैनल्स नहीं थे मरियम? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वहाँ के जो सबसे बड़े चैनल्स हैं वो इस तरह की रिपोर्ट कर रहे थे। और अभी रिसेंटली देख रही थी किसी अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आई थिंक उस बात को हाईलाइट किया है। और मैं आपको बताऊं, कल हम एक स्टोरी कर रहे थे मरियम, जिसमें हम देख रहे थे कि उनके जो व्लॉगर्स थे या फिर जो ट्रैवलर थे, उनको किस तरह से उनके ऊपर मोदी सरकार इल्जामात लगा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन दे के आए पाकिस्तान में। कैसे ऐसे हो सकता है? मतलब जो एक दफा पाकिस्तान आया वो वहां पे फंसा हुआ है यार। अच्छा, इसका एक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहते हैं सिलेक्टिविज्म। मतलब पहले तो जब होता था ना कि अगर कोई इस तरह से हो गया तो प्रोटेस्ट के लिए आप बाहर निकलते, पोस्टर्स निकल के रोड्स और गलियों में चले जाते थे। अब यहाँ पे भी और बॉर्डर के उस पार भी हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया पे अगर हमने एक हैशटैग लगा दिया, अगर हमने कोई कॉज चल रही है उसको लाइक कर दिया, तो हमें लगता है कि हमने अपना हिस्सा अदा कर दिया है। तो ये मैं कहूँगी कि ये वो वाला कॉन्सेप्ट था। दोनों तरफ से लोगों को लग रहा था कि अगर हमने लाइक कर दिया, हमने हैशटैग कर दिया, हमने आगे रीशेयर कर दिया, तो हमने अपना किरदार अदा कर दिया है, हमारे से जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने कर दी। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। अच्छा मरियम, क्योंकि आप पॉडकास्ट भी करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, आपको जब भी देखते हैं, आपका काम देखते हैं, बड़ा मजा आता है। पाकिस्तान में कौम स्प्लिट थी, हमें कोई एक मकसद नजर नहीं आ रहा था। एज ए पॉडकास्ट से पूछ रहा हूँ, मीम्स वाला आप साइड पे हो गया, इस जंग ने हमें एक कौम बना दिया। और आपने ग्राउंड में भी आप गई हैं, वहां पे भी जज्बा देखा होगा। किसी और जगह पे भी आप किसी गैदरिंग में जाते हैं ना, तो हर बंदा प्राउडली ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये मोदी का वार और पाकिस्तान की कौमियत जागना? देखिए, वो तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि फॉर्चुनेटली हम लोग मैं कहती हूँ कि हर घर में मसले होते हैं, ठीक है। छोटे भाई को बड़े भाई से मसला हो सकता है, मतलब हर घर बिल्कुल लेकिन पर्सनल लेवल पे भी आप देखें, घर में मसले तो होते ही हैं, लेकिन जब बाहर से कोई बैरूनी कुव्वत या कोई बैरूनी ताकत आके जब आपके घर की फैमिली स्ट्रक्चर को थ्रेटन करती है, तो फिर सारे वो जो
मामू चाचू जिनसे आपकी वैसे बात नहीं भी होती थी वो भी इकट्ठे यकदिल यकजान एज बिल्कुल, मतलब वो exactly. बिल्कुल, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही देखने को मिला, स्पेशली जैसे आपने क्रिकेट की बात की, पीएसएल का वापस आना, क्योंकि उस तरह की चीजें थोड़ी वो टेंशन तो होना उनके शुरू ये हो गई इरादे थी। थे, उनके सॉरी टू कट बिल्कुल। यू, उनके ये इरादे थे कि हमारे यहाँ पीएसएल कैंसिल हो, लेकिन अपना चलता हुआ मैच उन्होंने कैंसिल करा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वही था कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखिए एक टेंशन तो फैली हुई थी, आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पे मौजूद थे, फिर अब अगर आप इकोनॉमी की बात कर लें, खुदा ना खास्ता अगर आपका ट्रेड रूट नीचे से जो आपके समंदर के जरिए जाते हैं, अगर वहाँ पे हल्की सी भी डिस्ट्रप्शन आ जाती है, हल्का सा भी बंद होता, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सोशो इकोनॉमिक कितना नुकसान होता। तो टेंशन्स तो थी, मसाइल तो थे, लेकिन जो आफ्टर मैथ में कहूँगी, अब तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यस पाकिस्तानियत का आंसर जो है वापस लोगों में नजर आना शुरू हुआ, वी आर वन। और जो छोटे मोटे मसाइल, हमें एथनिक डिवाइड्स देखने को मिलती थी, हमें रिसोर्सेज के ऊपर एक वो देखने को थोड़ी मिलती थी कशीदगी, लेकिन वो तमाम मसाइल साइड पे जब इस तरह की कोई बात आती है तो हम सब एक। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़रात, हमने मीम्स के हवाले से बात किया और हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें बता रही थी कि मीम्स जिंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यहाँ पर आज सुबह की सोच का वक्त खत्म हो गया है। मुझे, हसनैन को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।